आज हम व्याकरण पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हमने शब्द और पद इस व्याकरण पाठ को हमने देखा था। अब हम हमारे व्याकरण पाठ दूसरा उपसर्ग प्रत्यय इस व्याकरण पाठ के अंतर्गत आज हम जानेंगे कि उपसर्ग अर्थात क्या, उपसर्ग किसे कहेंगे और उपसर्ग के प्रकार कितने हैं और हमें उसका उपयोग हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे पढ़ाई लिखाई में कैसे होता है, ये सारी बातें हम जानेंगे। उपसर्ग का उपयोग, इस व्याकरण की इकाई का उपयोग हमें नए नए शब्दों के निर्माण के लिए होता है। जैसे कोई भी भाषा है तो उस भाषा में नए नए शब्दों का होने से क्या हो जाती है, भाषा समृद्ध होती है। और इसीलिए व्याकरण के अंतर्गत विभिन्न इकाइयों का समावेश किया गया है जिनकी सहायता से हम भाषा में नए नए शब्दों का प्रयोग या निर्माण करते हैं, जिसमें संधि है, समास है, उपसर्ग प्रत्यय है। ये कुछ ऐसे व्याकरणिक इकाइयां हैं जिनकी मदद से हम भाषा के शब्द भंडार को समृद्ध करते हैं। वैसे उपसर्ग ये व्याकरण पाठ आपके लिए कुछ नया नहीं है, क्योंकि इसका पूर्व परिचय हमने पिछली कक्षा में कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा विस्तृत और अच्छे तरीके से हम इस साल दोबारा इस व्याकरण पाठ को पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, चित्र को देखिए कि यहाँ पर एक व्यक्ति आसानी से आपकी कसरत के जो औजार है उसको उठा पा रहा है और ये जो व्यक्ति है वो उठाने में अक्षम है। यहाँ पर एक लड़का काफी खुश दिख रहा है, जैसे उसने कुछ पा लिया है, और दूसरा यहाँ पर वह थोड़ी सी रोनी सूरत है, मानो उसके हाथों से कुछ छूट गया है या वो कुछ पा नहीं सका है। अब इन चित्रों को अगर भाषा के अनुसार अगर हम समझाएंगे तो क्या होगा कि इन चित्रों में, इस चित्र के नीचे एक शब्द दिया है सबल और दूसरे चित्र के नीचे शब्द दिया है दुर्बल, जिसे हम ध्यान से देखेंगे तो दोनों में एक शब्द समान है, वो है बल। यहाँ सबल में भी एक शब्द है बल, दुर्बल में भी एक शब्द है बल, परंतु इन दोनों शब्द में बल इस शब्द के पूर्व दो अलग अलग शब्दांश जुड़े हैं, एक स और दूसरा दुर, जिसकी वजह से इन दोनों शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आया है। अगर सिर्फ बल इस शब्द का अर्थ हम ले तो बल यानी ताकत, लेकिन इस शब्द के पहले सबल अर्थात ये शब्द लगा तो फिर बल शब्द का अर्थ परिवर्तन होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वह और ज्यादा ताकतवर, और बल इस शब्द के आगे दुर, यह एक नया शब्दांश अगर जुड़ गया तो इस बल का अर्थ बदलकर दुर्बल इस नए शब्द का अर्थ हो जाता है, जिसमें बल की कमी हो या जो कमजोर है। वैसे ही यहाँ पर एक शब्द है सफल और यहाँ पर है असफल। यहाँ सफल के यह शब्दांश जुड़ने से उसका विपरीत अर्थ हमें मिलता है। तो इस तरीके से शब्द के मूल शब्द के पूर्व कुछ शब्द जुड़कर हमें नए नए शब्द मिलते हैं, जिसकी वजह से हमें नए अर्थ देने वाले शब्द मिलते हैं। और इन्हीं सारे शब्दों को व्याकरणिक भाषा में क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। अब हम उपसर्ग की एक परिभाषा देखेंगे, व्याकरणगत परिभाषा। देखिए, अभी हमने जो चित्र देखा उस आधार पर हम उपसर्ग की परिभाषा इस प्रकार करेंगे। वे शब्दांश जो मूल शब्द के पूर्व, हमारे पास क्या है, मूल शब्द है जिसका अपना एक अर्थ है, जिसका उपयोग हम करते हैं, परंतु इन मूल शब्द के पूर्व हम कुछ शब्दांश जोड़ रहे हैं, अर्थात वे शब्दांश जो मूल शब्द के पूर्व में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे या वे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर फिर एक बार उदाहरण देखेंगे कि उपसर्ग यहाँ पर हमने
अर्थात बच्चे बेटा, इसके आगे अगर जुड़ने से नया शब्द मिला वो बेटा जो बुरा है। फिर उसी प्रकार सु इस उपसर्ग जिसका अर्थ होता है अच्छा, वो पुत्र इस शब्द के साथ जुड़ने से क्या हो गया शब्द सुपुत्र, यानी कि वो बेटा जो अच्छा है। इस प्रकार उपसर्ग जुड़ने से हमें दो नए शब्द मिले हैं। इसी तरह से नए नए शब्द बनाने की प्रक्रिया में उपसर्ग हमारी सहायता करते हैं और उपसर्ग जुड़ने से मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन होता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है इस परिभाषा के अंतर्गत कि पहला कि उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं, इसलिए वह उपसर्ग कहलाते हैं। दूसरी मूलभूत बात कि वे मूल शब्द जिसका अपना अर्थ है उसके साथ जब जुड़ते हैं तो एक नया शब्द तैयार करते हैं और वो नया शब्द हमें एक नया अर्थ भी देता है। ये तीन बातें यहाँ पर देखना है। ये होते हैं शब्द और इसे कहते हैं शब्दांश। जो उपसर्ग है उसे हम कहेंगे शब्दांश। आगे देखते हैं। हिंदी भाषा एक समृद्ध भाषा है जिसमें तरह तरह के शब्दों का समावेश हुआ है और हिंदी भाषा का संबंध जिन जिन भाषाओं से अधिकतर आया है उसके कारण हमारे हिंदी भाषा के शब्द भंडार में वृद्धि हुई है। तो हम सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा का उद्गम संस्कृत भाषा से हुआ है, इसलिए संस्कृत भाषा के कई सारे शब्द हिंदी भाषा में आज भी प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए हिंदी उपसर्ग की दुनिया में संस्कृत भाषा के भी कुछ उपसर्गों का प्रयोग कर नए नए शब्दों का निर्माण हुआ है। तो हिंदी भाषा के अंतर्गत पहले संस्कृत के उपसर्ग आए हैं, फिर हिंदी के अपने कुछ उपसर्ग हैं जिसका उपयोग कर हमने नए शब्दों का निर्माण किया, और तीसरा प्रकार है उपसर्ग का कि अरबी फारसी अर्थात उर्दू भाषा या विदेशी भाषा से आए हुए उपसर्गों का प्रयोग कर हमने हमारी भाषा को और अधिक समृद्ध किया है। तो इस तरीके से अगर हमें उपसर्गों के प्रकारों को देखना है तो ये तीन प्रकारों के उपसर्ग हमें देखने हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरे हैं हिंदी के उपसर्ग और तीसरे हैं अरबी फारसी या उर्दू भाषा से आए हुए उपसर्ग जिनका प्रयोग कर हमने नए नए शब्दों का निर्माण किया है। तो अभी हम इस श्रृंखला में सबसे पहले आज हम देखेंगे संस्कृत भाषा के आए हुए उपसर्ग और उनसे बनने वाले नए नए शब्द। संस्कृत भाषा से हिंदी में प्रमुखतः 21 उपसर्ग आए हैं और उसमें से कुछ प्रमुख उपसर्गों का अध्ययन आज हम करेंगे और जानेंगे कि वे उपसर्ग कौन से हैं, उनका अर्थ क्या है और उनसे बनने वाले नए शब्द कौन से हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अति। अति इस उपसर्ग का अर्थ होता है अधिक और इससे बनने वाले शब्द हैं अत्यंत, अत्याचार। आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि दिए गए मूल शब्द से उपसर्ग को अलग कीजिए। पिछले वर्ष आपने संधि पढ़ी तो आप जब संधि विच्छेद करते थे तो दोनों शब्दों के पीछे प्लस का साइन देते थे, प्लस का चिन्ह देते थे, परंतु उपसर्ग और मूल शब्दों को अलग करने के लिए आपको वो चिन्ह नहीं देना है, बस आपको बताना है कि हाँ ये उपसर्ग है इस शब्द में और ये मूल शब्द है। जैसे पहला शब्द अत्यंत, तो इसमें उपसर्ग क्या है अति। अति उपसर्ग और मूल शब्द क्या है अत्यंत। अंत, अंत क्या है ये मूल शब्द है, अंत से जुड़ा अति शब्द बना अत्यंत। उसी प्रकार अत्याचार, अति आचार, अति रिक्त, अतिक्रमण, अत्यधिक, अति अधिक। इसी प्रकार दूसरा उपसर्ग है अधि। अधि का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ, जिससे बनने वाले शब्द हैं अधिनायक, अध्यादेश, अधिपति, अध्ययन और अधिनायक। आपकी व्याकरण पुस्तिका में इससे भी अलग और नए शब्द भी आपको मिलेंगे। यहाँ उदाहरण के तौर पर मैंने इन शब्दों को समाविष्ट किया है। आपकी व्याकरण पुस्तिका में और भी अन्य शब्द आपको मिलेंगे।
तो जब आप ये वीडियो देखेंगे तब आपके पास आपकी व्याकरण पुस्तिका और ये पाठ होना चाहिए, जिसको आपने साथ साथ अध्ययन करना है। अगला शब्द है अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे या गौर। शब्द है अनुकूल, अनुभूति, अनुकरण, अनुवाद, अनुकंपा और अनुग्रह। अगला है अप। अप का अर्थ होता है बुरा या हीन, जिससे बनने वाले शब्द हैं अपयश, अपशब्द, अपकार, अपकीर्ति, अपव्यय। व्यय का अर्थ होता है खर्च करना। अप का अर्थ क्या होगा फिर यहाँ बुरा, यानी कि जो हम बुरे खर्च करते हैं उसे हम कहेंगे अपव्यय। अगला शब्द है अभि, जिसका अर्थ होता है सामने या और उदाहरण है अभिमुख। मुख यानी चेहरा, और हम जब सामने चेहरा करके खड़े हैं तो उसे कहते हैं अभिमुख। अभिनव, अभिशाप, अभिवादन और अभिमान, ये अभि इस उपसर्ग से जुड़ने के बाद बने हुए नए शब्द। अगला है अव। अव का अर्थ होता है बुरा, हीन या उप। यहाँ पर शब्द है अवनति, अवगुण, अवशेष, अवमूल्यन और अवज्ञा। अवज्ञा यानी जो आज्ञा का पालन नहीं करता है, उसे हम पालन नहीं करते तो उसे हम क्या कहते हैं अवज्ञा। इस उपसर्ग का अर्थ हुआ तक या समय। आरक्षण, बनने वाला शब्द है आरक्षण, आमरण, आगमन, आदान, आक्रमण और आकंठ। अगला उपसर्ग है उत, जिसका अर्थ होता है ऊंचा, ऊपर या श्रेष्ठ। इससे बनने वाले शब्द हैं उन्नति, उत्थान, उच्चारण, उल्लंघन, उत्तम और उद्योग। आपको इन शब्दों की कैसे जुड़कर बने हैं इसको समझना आवश्यक है, तभी आप इस पाठ को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि इस शब्द का निर्माण कैसे हुआ है। अगला है उप। उप का अर्थ होता है निकट या समान। बनने वाले शब्द हैं उपसर्ग, उपवन, उपमंत्री, उपकार, उपग्रह और उपस्थित। अगला है दुस या दूर, जिसका अर्थ होता है कठिन या बुरा। इन दोनों का प्रयोग होता है, कभी दुस इस उपसर्ग का प्रयोग होता है, कभी दूर। तो यहाँ पर देखिए दुस्साहस, दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग आया फिर दुस, और दुर्दशा इसमें दूर, दुर्घटना में भी दूर उपसर्ग है, दुस्साध्य में दुस यह उपसर्ग है, दुर्बल में दूर उपसर्ग है और दुराग्रह में भी दूर उपसर्ग है। चलिए देखते हैं आगे के और कुछ उदाहरण। साथ साथ आपको इसको लिखकर भी लेना है अपनी नोटबुक में। अन्य उपसर्ग इस प्रकार है निस और निर, जिसका अर्थ होता है निषेध या रहित या बिना। उदाहरण है निर्जन, निष्काम, निर्दय, निश्चल, निर्दोष और निसंदेह। अगला है नी। नी का अर्थ होता है नीचे या निषेध, निवास, निवारण, निषेध, निबंध, नियुक्त और निरूपण। ये नी इस उपसर्ग से बनने वाले नए शब्द हैं। अगला है परा। परा का अर्थ होता है विपरीत या नाश, और बनने वाले शब्द हैं पराजय, पराक्रम, परिपूर्ण, पराजय, पराक्रम, परामर्श, पराधीन और परास्त। अगला है परि। परि का अर्थ होता है चारों ओर, और उदाहरण है परिक्रमण, अर्थात चारों ओर घूमना, परिवर्तन, परिपूर्ण, परिपक्व और परिचालक। प्र इस उपसर्ग का अर्थ होता है अधिक या आगे। प्रसिद्ध, बनने वाला शब्द है प्रसिद्ध, प्रयत्न, प्रबल, प्रहार, प्रस्थान और प्रदर्शन। प्रति इस उपसर्ग का अर्थ होता है विरुद्ध या सामने। बनने वाले शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं प्रतिध्वनि, प्रतिदिन, प्रतिहिंसा, प्रतिरोध, प्रतिरूप और प्रत्यक्ष। वि इस उपसर्ग का अर्थ होता है विशिष्ट या भिन्न। शब्द है
वियोग, विनाश, विवाद, विदेश, विजय, विमुख, विभाग और विपक्ष। अगला उपसर्ग है सन या सम, दोनों का एक समान, कभी इसका या तो फिर कभी सम का उपयोग होता है। पूर्णता या सार, संयम, संभव, सम और भव, संगति, सम गति, संतुलन, समतुलन, संबोधन, उसी प्रकार सम और बोधन, संशोधन और संशय। सु उदाहरण में ही हमने देखा था इसका, तो फिर से देखते हैं एक बार। सु इस उपसर्ग का अर्थ होता है अच्छा, और उससे बनने वाले शब्द हैं सुयोग, सुपुत्र, सुराज, सुपद, सुशिक्षित, स्वागत और सुकर्म। स्वागत यानी सु प्लस आगर। तो इस प्रकार से ये कुछ संस्कृत के उपसर्ग हैं जिनका प्रयोग हिंदी में नए नए शब्दों का प्रयोग करने के लिए होता है। आगे और कुछ उदाहरण हम देखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि संस्कृत के कुछ और भी, इन उदाहरणों के अलावा और भी ऐसे कुछ शब्दांश या शब्द हैं जिनका प्रयोग हिंदी में उपसर्ग के समान होता है। उपसर्ग नहीं पर उपसर्ग के समान उनका प्रयोग होता है, और उनसे जुड़ने के बाद भी हमें नए नए शब्द मिलते हैं। उसका भी अध्ययन हम यहाँ करेंगे। वो कुछ शब्द इस प्रकार हैं। अंत या अंतर, जिसका अर्थ होता है भीतर, और बनने वाले शब्द हैं अंतःकरण, अंतर्जातीय, अंतर्मन, अंतरराष्ट्रीय या अंतर्मुखी। हमारे पाठों में कई बार इस प्रकार के शब्द आते हैं, तो वो भी इस तरह इन्हीं उपसर्गों से बनकर जुड़कर बनते हैं। फिर अ या उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है अभाव, अज्ञान, अकाल, असाध्य, अधर्म, अहिंसा और अगम्य। इसके बाद अध, अध का अर्थ होता है नीचे, और जिसके बनने वाले उदाहरण हैं अधपतन, अधोगति और अधोमुखी। अगला उदाहरण है कु, जिसका अर्थ होता है बुरा, कुपुत्र, कुकर्म, कुयोग, कुख्यात और कुमति। चिर अगला उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है बहुत देर, और बनने वाले शब्द हैं चिरायु, चिरंजीवी, चिरकाल या चिरस्थायी, लंबे समय तक रहने वाले। पुनर् अर्थात फिर, शब्द है पुनर्विवाह, पुनर्जन्म, पुनरागमन और पुनर्निर्माण। अगला है सत्य, सत्य का अर्थ होता है सच्चा, बनने वाले उदाहरण हैं सत्पुरुष, सत्कर्म, सज्जन और सत्संग। अगला है स्व, स्व का अर्थ होता है अपना, बनने वाले शब्द हैं स्वराज, स्वतंत्र, स्वदेश और स्वभाव। यहाँ पर इन शब्दों के अर्थ जानने के लिए आपको उपसर्ग के अर्थ जानना बहुत आवश्यक है। तो इस तरीके से संस्कृत के, आज हमने संस्कृत के विभिन्न प्रकार के उपसर्ग देखे जिनका उपयोग हिंदी भाषा में नए नए शब्द बनाने की प्रक्रिया में किया जाता है, जिसके कारण हमारा हिंदी भाषा का शब्द भंडार दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। आपको इन सारे शब्दों को दोबारा से लिखना है, अपनी नोटबुक में लिखना है, और वही आपकी इस पाठ पर आधारित वर्कशीट होगी। साथ ही साथ आपको आपकी व्याकरण पुस्तिका का आधार लेते हुए यहाँ कुछ जो प्रत्येक उपसर्ग के जो उदाहरण मैंने यहाँ दिए हैं, वे उनसे अलग अगर कोई उदाहरण आपके व्याकरण पुस्तिका में आए हैं तो उनके जगह आपको वो भी उसमें शामिल करने हैं, और शामिल करते हुए फिर से इन सारे उपसर्ग और उससे बनने वाले शब्दों को तैयार करना है। अगले वीडियो में हम हिंदी भाषा के उपसर्ग और उससे बनने वाले नए शब्दों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।